हम बात करते हैं नेट ज़ीरो 2070 की। नेट ज़ीरो एक ख्याली पुलाव है। 2045 और सो हमारे पास में 5 मिलियन टन्स होगा सोलर वेस्ट। उस सोलर वेस्ट में वी वुड हैव समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो दोनों बहुत ही हाईली टॉक्सिक हैं। बट अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव मटेरियल। कंट्रीज उसको सीधे सी में जाके सी बट जाके डंप कराती है। इन फ्यू ईयर्स टू कम इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द एंटायर मरीन लाइफ। जो हम सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम मोस्टली देयर चाइना। अगर हमारे कुछ जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप खराब होते हैं देन वी हैव नोवेयर टू गो। ने सोलर पैनल से पूरा हिल स्लोप्स कवर कर दिया। उसके नीचे का जो फ्लोरा था वो पूरा खत्म हो गया। सिंपल चैट जीपीटी की जो क्वेरी हम डाल रहे हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है विद अ नॉर्मल गूगल सर्च। मोस्टली घराट जो उत्तराखंड की है वो सब बंद हो गई। पानी सप्लाई बंद हो गई। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट वी हैव डन। व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन में होल्ड बैक कर रही है? पॉलिटिक्स। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक नंबर बताना चाहती हूँ। 12 लाख करोड़, ये वो रकम है जो इंडिया हर साल ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट करने में खर्च करता है। इस चैलेंज को समझने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर निशांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी एक्सपर्टीज है रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, हाइड्रो। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं, हम अभी भी कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वहीं हम साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का इतना बड़ा सपना देखते हैं। एग्जैक्ट पिक्चर है क्या? लार्जली 2 ब्रांचेज में हमको डिवाइड करते हैं। वन इज फॉसिल फ्यूल बेस्ड, द अदर वन इज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। फॉसिल फ्यूल में हम जानते हैं जैसा कि आपने कहा कोल और ऑयल एंड गैस। नॉन फॉसिल फ्यूल में वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल के अंदर वी हैव विंड, सोलर एंड हाइड्रो। उसके अलावा वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो, एनर्जी स्टोरेज एंड उसमें पम्प स्टोरेज पावर प्लांट्स भी हैं इंडिया में, एंड वन टू से इज इन उत्तराखंड इटसेल्फ। तो अगर आपने कुछ नंबर्स की बात करी इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन इट, in terms of how much we are generating is around 580 gigawatts is what we're generating right now as per the latest reports. Around 46, 47, 48% is still dependent on coal, oil and gas based power plants. But the good news is, yes, we have crossed the 50% mark, and now India is producing energy from renewable based systems. Maximum till date is coming out from solar. So we need to see that how can we then increase, because as per the PM's promise in the latest Glasgow conference, we need to increase the renewable energy output to 500 gigawatt alone through renewable energy means. So last 15-20 years में हमने देखा है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी स्टोर्स जो हैं वो सोलर डिपेंडेंट अभी हो गई हैं। इतनी ज़्यादा सब्सिडीज मिलती हैं सोलर पे। आई थिंक जो पीक आउटपुट है वो जस्ट 20 to 22% है, बिकॉज मानसून में वर्क नहीं करता है, रात में काम नहीं करता है, क्लाउडी सीजन में सोलर डज नॉट गिव एनी आउटपुट। उसके बाद भी हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं सोलर पे। यस, यू आर राइट, बिकॉज सोलर जो एनर्जी है इट्स intermittent nature, and so as to say most of the renewable energy systems are intermittent in nature, depending upon the solar radiation that we get, not just during cloudy seasons or during nights, evenings, even during the daytime as well, because the sun's movement varies, and the angle at which the sun rays strike that photovoltaic cell, that also affects the power production of a particular solar panel. So there is an angle. The solar panels have been made to move along as the sun moves. So, but then again, sun's movement varies across the year. We need to have a dual tracking mechanism in which the solar panel also moves like this and also moves like this. But then it's a very complicated mechanism, and till date it's not been achieved so far. The problem here is that we have to give some energy to the solar panel itself for it to move. Right? दूसरा है डस्ट डिपॉजिट जो हो जाती है सोलर पैनल्स के ऊपर, उसको क्लीन करने के लिए आपको या तो मैन पावर चाहिए या सम अदर मैकेनिज्म, अ वाइपर which moves. सोलर पैनल्स की अपनी एक लाइफ होती है, एक शेल्फ लाइफ होती है। लार्जली जो सोलर जनरेशन है वो बैटरी डिपेंडेंट है, राइट? बट ऐसे एरियाज जो मेरा रिकमेंडेशन है और जो भारत सरकार और सारी सरकारें जो फॉलो करती हैं कि जो बैरन लैंड्स हैं, जहाँ पे कोई जो उपजाऊ जगह नहीं है और वहाँ पे सोलर पैनल लगा सकते हैं,
So we must use as much solar that is possible. That is why we are using Rajasthan and Gujarat for that. Yes, largely. लेकिन हमें इसमें एक और एस्पेक्ट देखने को मिला. हमने बारन लैंड कहा, बट इन जनरल वो ग्रासलैंड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, जो हमारे ग्रेजिंग कम्युनिटी है, जो पैस्टोरल कम्युनिटी है. जो राजस्थान की आपने बात करी, एक भादला सोलर प्लांट है, अराउंड 14,000 एकर्स में बना है. और वो लैंड पूरी की पूरी पेस्टोरल कम्युनिटी की थी जो डिस्प्लेस की गई वहाँ से. गुजरात में भी वो लैंड थी जहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग के लिए जो शेपर्ड्स होते हैं, गडरिये होते हैं, वो यूज करते थे. वो तो पूरे के पूरे अपने लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट है. तो पूरी कम्युनिटी डिस्प्लेस हो गई, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई. उनका जो पूरी सर्वाइवल इकोनॉमिक्स थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई. और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सोलर्स के? अभी तक तो हम सारे के सारे जो हम सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मोस्टली दे चाइना डिपेंडेंट. अगर हमारे कुछ जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप खराब होते हैं, देन वी have nowhere to go. Okay? दूसरे, when I said कि बैटरी डिपेंडेंट है, तो बैटरीज के लिए भी हम 100% डिपेंडेंट हैं फॉर लिथियम, फॉर कोबाल्ट, फॉर निकल टू अदर नेशंस लाइक चाइना अगेन, इंडोनेशिया, कॉन्गो जो अपने आप में बहुत ही डिस्टर्ब्ड रीजन है. सेकंड, अभी तक हमने कोई भी जो वेस्ट मिटिगेशन प्लान है नहीं बनाया है. रफ एस्टिमेट सेज कि बाय 2045 और सो हमारे पास में 5 मिलियन टन्स होगा सोलर वेस्ट. और उस सोलर वेस्ट में वी वुड हैव समथिंग कॉल्ड एज सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो दोनों बहुत ही हाईली टॉक्सिक हैं. नॉट जस्ट वेस्ट, जो हाईली टॉक्सिक हैं. घरों में तो हमने अक्सर सुना है कि सोलर पैनल्स लगा लो और एनर्जी आप सिक्योर कर लो अपनी. राइट. ये एक्चुअल में ट्रू है या ये भी मतलब हमें गुड पिक्चर दिखाई जाती है? थोड़ी तो ग्रीन वॉशिंग है, बट लार्जली अच्छा है. जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो 100% है in terms of the components. और चाइना इज मोस्टली अ कोल ग्रिड इकोनॉमी. पूरी मोस्टली कोल ग्रिड है. तो ऑलरेडी जो हम सोलर पैनल लगा रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक कार्बन डेट है. वो ऑलरेडी कार्बन उधारी में चल रहा है. तो हमने तो यहाँ लगा लिया, बट एक्चुअली उसको प्रोडक्शन के लिए तो कार्बन का यूज हुआ ही हुआ है. राइट. अगेन बैटरीज, कमिंग टू बैटरीज की अपनी शेल्फ लाइफ है. तो बैटरीज का इन्वेस्टमेंट हर कुछ सालों में बैटरीज रिप्लेस करनी है. कुछ केसेस में आपको 5-6 साल या मैक्सिमम 8 साल की लाइफ होती है बैटरीज को रिप्लेस करनी. तो उसकी कॉस्ट है, प्लस सोलर की अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो ये चीज आपको ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि आपको ROI कितने दिनों में मिल रहा है. बट यस, अगर आपके पास में सुविधा है, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, तो आप लगा सकते हैं. उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे गाँव आज की डेट में हैं जहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़ में आपको मतलब पूरे हिल स्लोप्स में आपको सिर्फ सोलर पैनल दिखने, और कहीं दूर से आप कभी अगर जाते हैं उसके ऑपोजिट, कहीं पहाड़ियों में तो लाइट भी बहुत रिफ्लेक्ट करती है, तो कहीं दूर से आप जाते हैं तो ग्रीनरी नहीं दिखती है, अब वो लाइट ही रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है. तो क्या ऐसे बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल. सो दिस विल नॉट, बहुत अच्छा सजेशन ये मैं नहीं मानूंगा कि सोलर पैनल्स को हिल स्लोप्स में यूज करना चाहिए. अगर कोई बैरन हिल स्लोप्स है, गढ़वाल के कुछ रीजन्स हैं जो जहाँ पे हिल स्लोप्स बिल्कुल ही बैरन है, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट. लेकिन आपने सोलर पैनल से पूरा हिल स्लोप्स कवर कर दिया, उसके नीचे का जो फ्लोरा था वो पूरा खत्म हो गया. अगर वो डिस्टर्ब होता है तो हमारा जो वाटर फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो गया. बिकॉज अल्टीमेटली ये जो फ्लोरा है यही एब्जॉर्ब करता है पानी को, दे आर गुड एक्विफर्स, और वही रिवर्स को फीड भी करते हैं. तो रिवर्स में जो पानी जाना था वो रुक गया, बिकॉज अब सारा रन ऑफ हो जाएगा, बह जाएगा, और वो धरती में एब्जॉर्ब नहीं होगा. और हमने उस तरीके से वहाँ की पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब कर दी, तो पूरा क्लाइमेट डिस्टर्ब कर दिया, विच हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, सो विच इज़ नॉट राइट. अगर हम थोड़ा सा विजडम लेकर चलें कि हम प्रॉपर स्पेसिंग से और प्रॉपर अगर हाइट में लेके चलते हैं, तो उससे कम से कम संभावना है डिस्टर्ब होने की वहाँ की इकोलॉजी. अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि जो बांदा शहर था मध्य भारत में, उसका करीब हफ्ते भर तक 48 डिग्रीज टेम्परेचर रहा. इट वॉज द हाइएस्ट इन द नेशन, बीटिंग चूरू इन राजस्थान. बुंदेलखंड जो टेरेन थी, बुरी पहाड़ी टेरेन तो नहीं थी, बट हिलॉक्स थे, उसमें पथरीले हिलॉक्स थे, वो इलीगल माइनिंग से पूरे तबाह कर दिए गए.
70 पहाड़ थे, सिर्फ 35 ही तोड़े। 50% हैज बीन वाइप्ड आउट, और ऐसे वाइप आउट हुए हैं उस पूरे रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में, झांसी, ग्वालियर, तिलबांदा, कि वहां पर अब गड्ढे हो गए हैं, वो अब तालाब बन गए। तो पूरा पहाड़ तो वाइप आउट हो गया। और अभी भी अगर आप झांसी बाईपास लेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे बीना बबीना साइड आप देख सकते हैं कि कितना एक्सकेवेशन माइनिंग अभी भी चल रही है। केन नदी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य भारत की, वो पूरी सूख चुकी है। सिमिलरली चूरू, अगर आपने देखा होगा अभी राजस्थान में डस्ट सैंडस्टॉर्म लास्ट वीक आया था, सेम द केस देयर। अरावली की जो तोड़े गए हैं, अरावली के हिल्स जो एक बैरियर थे, अब वो बैरियर रहा नहीं, एंड देन द सैंडस्टॉर्म। पिछले कुछ दिनों बहुत प्रोटेस्ट भी उसके लिए हुआ है। एग्जैक्टली। झांसी के पास से एक नदी होकर बहती है, बेतवा नदी, जो कि एमपी और उस पूरे रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। भोपाल के पास एक टाउन है विदिशा, वहां के गांव से वो निकलती है, उसका उद्गम वहां से है। वो उद्गम जनवरी 2026 में पूरा सूख चुका था। हमने जहां ये पहाड़ तोड़े, जहां फॉरेस्ट काटे, पानी सूख जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें, देहरादून में एक प्रमुख नदी जो है वो टॉन्स नदी है, और देहरादून के पास में विकास नगर है, उसके बगल से यमुना जी बहती हैं। रात भर जब वो पीक सीजन निकल जाता है रिवर फ्लो का, रात भर आप ट्रैक्टर्स की आवाज़ सुन सकते हैं। ट्रैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं? रिवर बेड्स में जाके इलीगल एक्सकेवेशन और माइनिंग कर रहे होते हैं, ग्रेवल की और सैंड की। लोग कहते हैं इसमें क्या दिक्कत है, जो रिवर ऊपर से लेके आई थी पत्थर और बालू, वही तो ले जा रहे हैं। बट इट डजंट वर्क दैट वे। ट्रू, बिकॉज रिवर एक जीता जागता सिस्टम होती है। रिवर वो बोल्डर्स और जो सैंड लेके आई है, वो अपने पीक सीजन में जाके एक जगह डिपॉजिट कर देती है, और फिर जब वो दोबारा पीक सीजन में आएगी, उसको फिर से वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और वही उसका रिवर बेड बना रहता है कॉन्स्टेंटली। इट इज अ सिस्टम। सपोज उस नदी पे एक पुल बना हुआ है, पुल के नीचे उस पुल के नीचे पियर्स हैं, राइट ना। उस पियर तो जमीन पे गड़ा हुआ है, उसके आसपास सैंड और ग्रेवल है। जब रिवर आएगी, वो पियर के आसपास से, पिलर्स के आसपास से पूरा ग्रेवल और सैंड लेती आगे बढ़ जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ क्योंकि वो प्रेशर झेलने के लिए बीच में बोल्डर्स तो है ही नहीं, सारा प्रेशर पुल पे ही पड़ेगा, टूट जाएगा और ब्रिज कोलैप्स होगा। तो एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि ब्रिज कोलैप्स का सबसे बड़ा रीजन इज दिस। जो हम सोलर पैनल्स देखते हैं पहाड़ों में, क्या इससे टेम्परेचर भी राइज होता है? अगेन हीट ट्रैप हो जाए, अगर कहीं भी हीट ट्रैप होगा, जैसे कि हीट ट्रैप मैंने बांदा का जिक्र लिया और इन सब का जिक्र लिया, तो कहीं पर भी हीट ट्रैप होगा तो टेम्परेचर राइज तो होगा ही होगा। घराट वर द बैकबोन ऑफ उत्तराखंड विलेजेस, नॉट जस्ट वाटर मिल्स। मोस्टली घराट जो उत्तराखंड की हैं वो सब बंद हो गई हैं, पानी सप्लाई बंद हो गई है। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट वी हैव डन। हम बहुत सारी जगह तो सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते, जैसे डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन हम कहाँ लगा सकते हैं? क्या कोई इस तरह के एग्जाम्पल या रेफरेंस आप हमें दे सकते हैं? जितनी भी बंजर भूमि है वहां पे हम लगा सकते हैं, पर पहाड़ों की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में जो वैलीज हैं वहां पर हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। वी हैव देहरादून वैली, एक वैली है, सॉरी देहरादून सिटी एक वैली है। जो जितने भी कनाल्स हैं, कनाल्स के ऊपर हम लगा सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज कनाल्स भी कवर हो जाएंगी। टेहरी हमारे पास बहुत अच्छा रिजर्वॉयर है, पूरे टेहरी पे हम फ्लोटिंग यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू विंड एनर्जी, विच इज योर कोर स्पेशलाइजेशन एज वेल। इंडिया में विंड एनर्जी पे इतना कम काम क्यों हो रहा है, इफ आई एम करेक्ट? एक तो इंडिया अदरवाइज बहुत विंड रिच नेशन नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, रोज तो आंधी आती है, हमारा कोस्ट लाइन भी काफी बड़ा है। यस, अब हम बात कर सकते हैं सपोज उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में तो इतनी हवा चलती है कुछ जगह, व्हाई डोंट वी हैव विंड मिल्स देयर, जैसे बुग्याल है या फिर हाई टेरेन है। बुग्याल है, यस। जो पहाड़ों की विंड है वो टर्बुलेंट विंड होती है, और हमें विंड एनर्जी के लिए एक अच्छा प्रोडक्शन एनर्जी का होता रहे, कम इंटरमिटेंट हो और स्मूथ होता रहे, उसके लिए हमें एक लैमिनार फ्लो, यानी कि हमें एक स्मूथ फ्लो चाहिए विंड का। टर्बुलेंट जब आप कहते हैं, जैसे एरोप्लेन में हम जाते हैं तो टर्बुलेंस होता है, हिलता है, बहुत तेज विंड स्पीड चल रही है, आंधी रफ्तार की स्पीड से चल रही है, अनबैलेंस्ड है। विंड टर्बाइंस के ब्लेड्स को भी नुकसान होने की संभावना होती है। तो इस वजह से आंधी, हम लोग देखते हैं कि आंधी कई जगह आ रही है, बट वी कांट यूज विंड मिल्स देयर मोस्टली, बिकॉज हमें एक स्मूथ लैमिनार फ्लो, कांस्टेंट फ्लो विंड मिल्स का चाहिए, ताकि वो घूमती रहे और लगातार पावर जनरेट करती रहे। आर दे कॉस्टलियर देन सोलर? दे आर, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी है ज्यादा, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्मॉलेस्ट, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की बात करें, विंड टरबाइन दो तरह की विंड टरबाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है,
यानी कि जिसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और पंखा ऐसे घूम रहा है उसका पंखा मतलब विंड टर्बाइन ऐसे घूम रही है, और एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होती है जिसमें कि एक्सिस ऐसे है और ब्लेड्स इसके तरफ घूम रहे हैं। तो लार्जली जो हम विंड टर्बाइंस के नाम पे जानते हैं वो हम हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइंस, एक्सिस विंड टर्बाइंस ही जानते हैं, जो कि बहुत ह्यूज होती हैं और वो 100 मीटर तो मिनिमम होती हैं, कुछ 200 मीटर्स प्लस भी गई हैं, राइट। तो उनका एक तो इरेक्शन अपने आप में, उनके ब्लेड्स भी उस वजह से बहुत ह्यूज होते हैं, तो ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है उनका उसमें। बट ओवर टाइम विंड मिल्स आर प्रूवन टू बी अ वेरी क्लीन एनर्जी। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो है बर्ड्स को लेके, बिकॉज हमें तो लगता है कि विंड मिल जो है वो बहुत धीमे धीमे घूम रही है बिकॉज हम उसको दूर से देखते हैं, बट एक्चुअली उस तरफ वहाँ पे विंड का फ्लो बहुत तेज होता है, तो उससे विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं उनसे बर्ड्स को बहुत नुकसान होता है। इसी वजह से काफ़ी लोगों का फोकस अब रिसर्चर्स का जो विंड टर्बाइंस पे काम कर रहे हैं वो अब वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन पे आ गया है, जो बहुत छोटी होती हैं, उसमें भी कई तरीके, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट उसको हम जैसे कि आपने सोलर का नाम लिया कि सोलर को हम रूफ टॉप पे यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही उन छोटी विंड टर्बाइंस को, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन को हम जगह जगह छोटे एनर्जी जनरेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जनरेशन नहीं होता है, इट्स इन फ्यू किलोवाट्स, बट अगर उतना भी हो रहा है सो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू पावर से अ स्ट्रीट लाइट और मे बी अ ट्रैफिक सिग्नल। अभी तक ये आप पूछ सकते हैं कि अगर इतना अवेलेबल था, अभी तक तो हम नहीं देखते हैं उसको। कुछ कंट्रीज में अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ है। टर्की फॉर इंस्टेंस, इस्तांबुल में आप अगर जाएंगे कुछ रोड्स पे आप देखेंगे कि वो छोटी विंड टर्बाइन जो है वर्टिकल एक्सेस वो डिवाइडर पे लगी हुई है। अच्छा, हाईवेज में लगी है? हाईवेज में लगी है। एक व्हीकल जो फ्लो है वो ऐसे जा रहा है, एक व्हीकल का फ्लो ऐसे है, तो ऑटोमेटिकली विंड मिल रही है उसको, तो अलग से विंड उसको मूव करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स वो अपने आप रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली रेलवे ट्रैक्स के हम साइड में इसको लगा सकते हैं। अभी एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है जिसमें कि रेलवे ट्रैक्स के साइड में लगा सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है जिसकी टेक्निकल स्टडी भी हो रही है एंड वी विल बी एबल टू मिटिगेट दैट, कि जब हम व्हीकल्स उसको दे पास अक्रॉस दी विंड टर्बाइन या ट्रेन भी, तो वो एक ड्रैग इंड्यूस करता है, यानी कि वो एक ऑपोजिट फोर्स जनरेट करता है ऑन द मूविंग व्हीकल। तो उसको हम कितनी स्पेसिंग पे लगाएं, कितनी दूर पे लगाएं, तो अगर वो हम स्टडी कर लेते हैं सो हम ड्रैग की जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं, और ये एनवायरमेंटली भी सेफ है, बर्ड्स को कोई जैसे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन इसमें एक और अभी एस्पेक्ट निकल के आया है विच इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ में नहीं आया। इन विंड टर्बाइंस रोड पे लगी है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर है और वो खुद बगल में लगे कोई घूमती हुई चीज देख रहा है, डिस्ट्रैक्शन। तो इसलिए अभी फिलहाल हाईवेज पे इम्प्लीमेंट है बिकॉज रोड सेफ्टी इज अ कंसर्न, सो इट्स द वे टू गो फॉर localized energy generation, and that is a very important aspect of a decentralized पावर जनरेशन। अभी क्या है, सब सेंट्रलाइज ग्रिड्स हैं, तो जितनी ज्यादा हम डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन पे जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। लोकल एनर्जी वहीं की वहीं यूज हो जाएगी और उसका जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो मेन ग्रिड से, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेह लद्दाख जो हमारा एक ड्राई रीजन है, वहाँ पे हवा भी बहुत ज्यादा चलती है, हम उस एरिया को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए अभी तक? अगर आप किसी भी फ्लो को, वेदर वाटर वेदर एयर, अगर आप उसको एक छोटे क्रॉस सेक्शंस होकर निकालेंगे तो वहां पे उसकी वेलोसिटी तेज हो जाती है, राइट। पहाड़ों में, बिकॉज पहाड़ों में नेचुरल स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो नेचुरल फनल्स हमें कई जगह मिल जाते हैं, जिस वजह से कुछ जगह पे बहुत ज्यादा विंड हमें मिलती है, टर्बुलेंट विंड मिलती है। बट लद्दाख का रीजन तो काफी ओपन लैंडस्केप है, राइट। विंड टर्बाइंस उस तरह की लगाने से हमें उस जगह की जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है सॉइल की, वो में चेक करनी पड़ती है। अच्छा। बिकॉज लद्दाख इज अ वेरी इको सेंसिटिव जोन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब द इकोलॉजी ऑफ द सॉइल देयर। And again, landslides are a phenomena in the hills anywhere, right? तो हमें उसको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हमने वहाँ की सॉइल स्टडी नहीं करी है, हम वहाँ पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, 7,500 किलोमीटर से भी लंबी है, राइट। इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है? ओशियन, वेव और टाइडल एनर्जी। वेव और टाइडल एनर्जी में क्या डिफरेंस? So again same. So wave has an oscillating motion, right?
और हमें क्या चाहिए, मतलब टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हमें मोशन चाहिए. सो टाइडल टर्बाइंस, जो टाइडल वेव्स होती हैं वो ऑफ कोर्स हाई वेव्स होती हैं, हाइट लेके आती हैं, हाइट लेके आती हैं. एंड वेव्स थोड़ा नीचे ग्राउंडेड, वेव्स नीचे ग्राउंड पे रहती हैं. तो टाइडल जनरेशन के लिए टर्बाइंस आर सिमिलर टू वाटर टर्बाइंस होते हैं. कैन द टाइडल वेव्स दे एंटर द टर्बाइन, दे मूव द टर्बाइन सिमिलर लाइक वाटर टर्बाइंस, हाइड्रो पावर टर्बाइंस, और मूव कर जाती हैं. सो ओशियन इंजीनियरिंग में अभी तक इंडिया ने, और आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, हमने भी ओशियन पोटेंशियल को टैप नहीं किया है. ऑफशोर हमारे पास विंड एनर्जी ज़रूर, हमारे पास विंड टर्बाइन ज़रूर इंस्टॉल्ड है ऑफशोर पे, बिकॉज वेव्स क्यों पैदा होती है, बिकॉज विंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. तो इसलिए हमने विंड टर्बाइन, फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस हमने इंस्टॉल की हुई हैं. अच्छा, फ्लोटिंग भी होती है? फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस ऑन सी सरफेस हमने करी है, बिकॉज वहाँ पे विंड बहुत होता है. एंड अगर हम स्टडी करेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने काफ़ी हद तक फ्लोटिंग विंड टर्बाइंस पे काम किया और इंस्टॉल भी करी हैं. और बट हाँ, जहाँ तक हम वेव एनर्जी की बात कर रहे हैं वो हमने अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है, बट दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो जियोथर्मल एनर्जी इज ऑल्सो a very effective energy utilization, because already धरती के अंदर से बहुत गर्म है. सो यू हैव टू टैप इनटू दैट स्पेस, और वहां से उस हीट एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ, क्योंकि हॉट स्प्रिंग के फॉर्म पे भी निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग फॉर्म भी निकलता है. बट एज ऑफ नाउ इंडिया में जो स्टडी हुई है, इंडिया हैज नॉट बीन फाउंड वेरी कंड्यूसिव फॉर टैपिंग जियोथर्मल एनर्जी. दे कुड बी, अगेन Leh Ladakh is one area which is again found to be a very good zone in terms of comparison as far as other zones are concerned. Coming to हाइड्रो, बिकॉज आपका वो अनदर एस्पेक्ट है. Yes. हाइड्रो में इंडिया क्या कर रहा है अभी, और उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में भी बात करना चाहूंगा. तो उत्तराखंड का कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो पोटेंशियल है वो 25 गीगावाट्स का है. सिर्फ अकेले उत्तराखंड का 25 गीगावाट्स का है. बट अभी तक हमने सिर्फ अराउंड 15% ही टैप किया है, उधर टैप नहीं किया है. अब क्यों नहीं किया है, अगेन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन विलेजेस. टेहरी डैम के बारे में हम सबको पता है. एक पूरा शहर डूब गया था और एक नया शहर डेवलप हुआ. दूसरा, जब हम हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे होते हैं, हम बनाते कैसे हैं, एक रिवर के फ्लो में हम एक वॉल, एक बैरियर बना देते हैं, ताकि जो रिवर फ्लो हो रही थी वो अब आगे फ्लो ना हो पाए और वो पानी धीरे 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 ऊपर 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 इतने लेवल तक आ जाए. वी आर यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो हम उतनी हाइट से हम वाटर को गिराते हैं, तो उसका पाइप्स को हम पेनस्टॉक्स बोलते हैं, उनसे हम टर्बाइंस को गिराते हैं, टर्बाइंस घूमती हैं एंड बिजली बनती है. बट हियर व्हेन वी आर सेइंग कि इस पाथ में अगर वाटर ऊपर उठ रहा है तो वाटर सिर्फ ऊपर नहीं उठेगा, वाटर साइड में भी डिस्प्लेस होगा एंड इट विल डिस्प्लेस द एंटायर विलेज और फॉरेस्ट और जितना भी हिल्स हैं उसको कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस जगह को चिन्हित करें जहाँ पे मिनिमम डिसरप्शन हो. दैट इज वन. दूसरा, वाटर का अपना जो, अगर वाटर टेबल इतना ऊपर उठ गया है तो उसका अपना वेट बहुत ज़्यादा होगा. क्या उस जगह का इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है कि वो इतना भार झेल पाए. तो ये सारे हमें कंसर्न्स, जिसमें कि एथिकल कंसर्न्स भी हैं, पॉपुलेशन के कंसर्न्स भी हैं और स्ट्रक्चरल कंसर्न्स भी हैं, वो टैप करने होते हैं. बट एट द सेम टाइम वी जस्ट टॉक्ड अबाउट घराट्स. देहरादून में ही एक संस्था है, उसका नाम है हेस्को. और उसमें अनिल पी जोशी जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. और मेरा मास्टर्स, मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट भी घराट्स के ऊपर था. उन्होंने क्या किया है, घराट्स को, तो जो ऑडियंस है उनको बताना चाहेंगे कि घराट्स क्या होती हैं, जो नहीं जानते उत्तराखंड और हिमालय रीजन को. तो हिमालयन रीजन में फ्री फ्लोइंग वाटर ऑलमोस्ट हर जगह मिलता था, टू बी ऑनेस्ट. तो गांव वाले क्या करते थे कि उस फ्री फ्लोइंग वाटर चैनल में एक होममेड या रस्टिकली जो उन्होंने बनाई है वो एक टरबाइन लगा देते थे. पानी आके उस टरबाइन के बेड्स को घुमाता था, उससे एक शाफ्ट जुड़ी थी और शाफ्ट ऊपर एक पत्थर से जुड़ी हुई थी. तो वो पत्थर घूमता था, उस पत्थर के बीच में हम अनाज डालते थे और उसको पीसते थे. चक्की एक तरह से. तो घराट इज पानी से चलने वाली चक्की, जिसमें कि कोई हमने पावर यूज ही नहीं करी है, ना ही हम हाथ का यूज कर रहे हैं, ना ही हम कोई एक्सटर्नल पावर का यूज कर रहे हैं, वो चल रही है. तो हेस्को ने न सिर्फ उन घराट्स को
उसकी फ्लूइड डायनेमिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स को समझते हुए उसको दोबारा डिज़ाइन किया ताकि वो और एनर्जी जनरेट कर पाए। जब वाटर स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड्स को प्रॉपर एंगल पे स्ट्राइक करे ताकि हमें आउटपुट मिले पावर का। और उसी से उन्होंने एक ऑल्टरनेटर यानी कि अगर बात करें जनरेटर को कनेक्ट कर दिया, और वो घराट जो है वो जब अनाज नहीं पीस रही होती है वो बिजली जनरेट कर रही होती है। तो कुछ विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे सिर्फ उस घराट से। एक घराट आराम से 10-15 घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही थी। तो एक विलेज 2-3 घराट से पूरा सेल्फ सस्टेनेबल था। बट वो चैनल्स वही ड्राई हो गए, पानी ही नहीं रहा। अगर हम लार्ज हाइड्रो पावर के रूप में अगर हम पोटेंशियल टैप नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डैम्स, हमें बहुत ज़रूरत है हम स्मॉल, मिनी और माइक्रो वाटर टर्बाइंस को लेके आए। और जहाँ जहाँ हम अगेन लोकलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेट कर सकें, हमें उतना करना चाहिए। पंप हाइड्रो स्टोरेज हम अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो नो, वी हैव टैप्ड दिस इन आवर उत्तराखंड स्टेट। जो टेहरी डैम है, इट हैज नाउ बिकम द मोस्ट एफिशिएंट pumped storage power plant। ये होता क्या है, प्लीज बता दीजिए। एग्जैक्टली। एनर्जी स्टोरेज की बात करें, एनर्जी स्टोरेज बहुत रूप में हो सकता है। मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज हो सकता है जो फ्लाईव्हील के रूप में होता है, और कुछ केमिकल के रूप में भी होता है। बट अगर हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रो की बात करेंगे, और उसमें पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पावर प्लांट्स होते हैं। तो जब हमने टर्बाइंस की बात करी कि पानी आके उन टर्बाइंस पे गिरता है, टर्बाइंस घूमती हैं और पावर जनरेशन में मिल जाता है शाफ्ट से। पंप्स कैसे काम करते हैं? जो वाटर पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स में उल्टा होता है, पानी जाता है, एंटर करता है फ्रॉम सेंटर, और जो उसको मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट दे रही होती है, पंप उसको लिफ्ट कर देता है जहाँ में पानी चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर टरबाइन को अगर हम उल्टा घुमाएं तो वो एक तरह से पंप की तरह काम कर सकती है। मतलब वो सक करने लगेगा। नॉट ऑल टर्बाइंस, बट वी हैव फ्यू टर्बाइंस। एक होता है पीक लोड, जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है दिन का समय, जब इंडस्ट्रीज भी रन कर रही हैं, घर की बिजली भी रन कर रही है। और फिर होते हैं लीन पीरियड्स, रात का समय जब इंडस्ट्री भी शट डाउन हो गई हैं, घर की लाइट्स भी बंद हो गई हैं। तो उस समय तो हमारे पास वाटर पोटेंशियल है ही, लेकिन हमने उस वाटर पोटेंशियल को हमने दिन में तो यूज़ कर लिया। बट रात के समय जब हमें इतनी जनरेशन नहीं है, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो पावर जनरेट हो रही है, हम उसको यूज़ करते, हम उस वाटर को पंप कर देंगे फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू द मेन रिजर्वर अगेन, ताकि दिन के समय जब वापस एनर्जी की जरूरत हो तो पानी वेस्ट नहीं हुआ, वो पानी दोबारा से उस टरबाइन को यूज कर दिया। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो वाकई इंग्लिश ग्रामर के लोगों के लिए भी, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लोग हैं, वो कहते थे कि हाइड्रो पावर इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज एक बार जो पानी होके निकल गया वो दोबारा तो नहीं गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हुआ। बट अगर हम पंप स्टोरेज की बात करें तो इसमें इन ट्रू सेंस हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। एनी विच वे हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। और ये कहाँ पर है उत्तराखंड में? टिहरी में। और टिहरी डैम के अंदर ही ये प्रोसेस होता है? यस, या। ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात सुनते हैं हम। हाइड्रोजन ग्रीन कैसे है? हाइड्रोजन पे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? वेरी मच पॉसिबल। और आज से कई सालों पहले कई एकेडमिशियन और रिसर्चर्स ने कहा था कि हमें हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव होना चाहिए। हालांकि आपने एक वर्ड यूज किया ग्रीन हाइड्रोजन, तो वो हम टेक्निकल नहीं जा रहे हैं, बिकॉज जब हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं तब उसको हम लेबल करते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये ब्लू हाइड्रोजन है, ये ग्रे हाइड्रोजन है। बट येस, व्हाट वी कैन से इज दैट्स अ ग्रीन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी विच इज हाइड्रोजन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन? बिकॉज अगर हम कोई चीज रन कर रहे हैं हाइड्रोजन से, राइट, उसका आउटपुट क्या है, उसका वेस्ट क्या है? इट्स सिंपली वाटर। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल combines with oxygen molecules to produce वाटर। तो बाकी जगह जहाँ पे टॉक्सिक धुआं निकल रहा है कार्स से, यहाँ पे कार्स, अगर हम हाइड्रोजन रन कार्स की बात करें, नितिन गडकरी जी ने काफ़ी हाइड्रोजन बेस्ड कार्स की बात करी है, उसका आउटपुट वाटर है। तो आप पूछ सकते हैं अगर हाइड्रोजन इतना ही अच्छा है और क्लीन हमें आउटपुट दे रहा है, जीरो वेस्ट के नाम पे सिर्फ पानी मिल रहा है हमें, वही साफ पानी, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है। तो पहले प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, चला हाइड्रोजन प्रोडक्शन ने कर लिया, हाइड्रोजन को हम स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज हाइड्रोजन इज अ वेरी हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो अगर कहीं से भी लीकेज होगा, वो पूरा का पूरा स्टेशन ही जहाँ पे हाइड्रोजन स्टेशन बना रखा है पूरा उड़ जाएगा। बट ये तो केस पेट्रोल के साथ भी है। पेट्रोल को हम स्टोर कर सकते हैं इन कंटेनर्स। हाइड्रोजन को कंटेन करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना इन नॉर्मल
पाइप्स इज़ नॉट वेरी इजी बिकॉज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है और वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो पाइप्स के और टैंक्स के सब्सटेंसेस से होता हुआ बाहर निकलने की क्षमता रखता है. Because it is a gas. It's a gas. It's a very small molecule. Yeah. It's a very small molecule. तो वो इंटरस्पेशल स्ट्रक्चर से होता हुआ ऊपर निकल सकता है और इन द प्रोसेस इट मेक्स द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पाइप्स और टैंक्स ब्रिटल. वो ब्रिटल कर देगा और वो टूट जाएंगे अपने आप ही और हाइड्रोजन एस्केप कर जाएगी. तो हाइड्रोजन को स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम. हालांकि अब काफ़ी काम हो गया उस पर, मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ. दैट इज़ वन. तो हाइड्रोजन स्टोरेज और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में प्रॉब्लम है. द अदर ऑप्शन दैट केम आउट एंड दिस वाज मेनी ईयर्स अगो एंड स्टिल वेरी रेलेवेंट इज फ्यूल सेल्स. अगर हम कार्स हाइड्रोजन पर रन कर रहे हैं तो हम कार उस सिस्टम में ही हम फ्यूल सेल से हाइड्रोजन को बनाएं और वहीं उसको यूज़ करें. द अदर वे इज, दूसरा तरीका है हम मेटल हाइड्राइड्स के फॉर्म में हाइड्रोजन को यूज़ करें. तो हाइड्रोजन कुछ मेटल से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाती है और मेटल हाइड्राइड्स का हम स्टैक रख सकते हैं अपने कार में. और जहां हमने हीट दिया वो मेटल हाइड्राइड्स टूटते हैं और उनसे हाइड्रोजन निकलते दैट वी कैन यूज इट. तो हाइड्रोजन को यूज करना कब सेंस करता है और कब यूज नहीं करना सेंस करता है? अभी तो हम उतने मात्रा में हाइड्रोजन बना भी नहीं रहे हैं. कुछ जगह बना रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर में यूज होती है, कुछ शिपिंग में यूज होती है. तो आई थिंक अभी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है. कुछ सालों में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी काफ़ी हद तक आगे आई है. एंड इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर, I've come through a research जहाँ पे मुझे पता चला है कि जब हम कोल प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है या जो लोग नंबर ऑफ डेथ्स से जिसका इफेक्ट पड़ता है दैट इज़ अराउंड 24, वाइल न्यूक्लियर का 0.3 है. और ये बहुत ही हैरान करने वाला नंबर मुझे लगा था बिकॉज कोल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम माइन करते हैं, यूज़ करते हैं बजाय न्यूक्लियर के. You're very right. कोल बेस्ड पावर जनरेशन में डेथ्स काफ़ी होती हैं. एक तो कई सारे डेथ्स कोल माइनिंग जहाँ हो रही है ऑन साइट वहाँ पर भी होती है. अगर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं बहुत स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं हर कंट्री के हैं तो इट्स लार्जली सेफ. हम एक आधे अगर हम बात अलग चेरनोबिल जैसे चीज़ों की अगर हम बात और जापान में जो हुआ उसकी बात अगर हम छोड़ दें लार्जली सेफ है. बट उसको लेके हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए. That is one. That is the way to go. अभी हमारे पास सिर्फ 8% is what is contributing to the entire generation. So you can go ahead with it. Again, capital expenditure काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें. It's heavy. दूसरा हमें नदी का किनारा चाहिए बिकॉज हमें कूलिंग टावर्स चाहिए जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़रूरी होते हैं. बट आई हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जब हमने उन फिसल मटेरियल्स का यूज़ कर लिया हम उनको कहाँ डंप कर रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं? रेडियो एक्टिव वेस्ट कहने को तो वो उसका रिएक्शन पूरा हो गया. बट अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव मटेरियल. तो उसको कोशिश तो करते हैं कि लेड के बॉक्सेस में डाल के हम कहीं डंप करें. कहाँ डंप करें इज द क्वेश्चन. एंड व्हाट कंट्रीज डू, कंट्रीज उसको सीधे सी में जाके सीबेड में जाके डंप कराती हैं. इन फ्यू ईयर्स टू कम इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द एंटायर मरीन लाइफ. अनदर इज these rich countries they buy land in poor countries to dump their waste there. अपने यहाँ पे नहीं करेंगे, वो दूसरे कंट्रीज में गरीब नेशंस के वहाँ जाके डंप कर देंगे. क्या होना चाहिए इसका? बिकॉज हम तो रेडियो एक्टिव बहुत सारे मेडिसिन भी यूज़ करते हैं. कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी लार्जली इसका यूज़ होता है आइसोटोप्स का. तो हम और यूजेस एग्जैक्टली हम और यूजेस इसके फाइंड आउट कर सकते हैं. और जहाँ से सोर्स मटेरियल आया था मे बी इफ इन केस वी कैन टेक दैट बैक टू द सोर्स मटेरियल सेल्फ सो दैट जो वहाँ की जो रेडियो एक्टिविटी थी उस पर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. ऑफ कोर्स वहाँ पे एक्सकेवेशन की प्रॉब्लम अलग आ सकती है बट वी कैन डू समथिंग देयर. वी कैन फर्दर एक्सकेवेट इट एंड डंप इट देयर रादर देन पोल्यूटिंग द सी बेड और हार्मिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ सो कॉल्ड गरीब नेशन. वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, मैं ईवीज पे भी आना चाहूँगी. हम बहुत लार्जली बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए. बट आपने बोला कि एग्जैक्टली कोल जो है उसी पे डिपेंडेंट है. कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से हम फंस ही रहे हैं. और बैटरी का भी हमारे पास प्रॉब्लम आने वाला है. 2030 तक ये एस्टिमेटेड है कि लाखों बैटरीज अभी हमारे पास एज अ वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड हमारे पास कोई तरीका नहीं है. हम ऑलरेडी एक पोल्यूशन, एक वेस्ट क्राइसिस से जूझ रहे हैं. दूसरी तरफ हम एक दूसरे पोल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं. न्यूक्लियर वेस्ट की बात आपने ऑलरेडी कही है. हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? मतलब वी डोंट हैव अ प्लान. दैट देयर इज नो क्लीन एनर्जी विदाउट डर्टी पॉलिटिक्स. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर हम बात करें
During the early 19th century, we had electric vehicles with us. और वो धीरे धीरे फेज आउट हो गए. 2 कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिकल कार्स उसमें बना रही थी, बट दे हैड बीन फेज्ड आउट. क्यों? बिकॉज ऑयल लॉबी सामने आ गई थी. बहुत सारा ऑयल था उन कंट्रीज में, उनको ऑयल का यूज करना था, ऑयल को बेचना था, सो दे हैड देयर ओन लॉबी. अगर हम आज की डेट में बात करें एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, वो क्यों इतना इजी नहीं हो रहा है? बिकॉज अभी हमारे पास में कोल लॉबी भी है. एक जियोलॉजिस्ट हुए थे किंग हर्बर्ट के नाम से, और उन्होंने अपना एक ग्राफ दिया था विच सेड कि हमारे पास में कितना फॉसिल फ्यूल है और कब तक वो लास्ट करेगा. उनके अनुसार उसकी एक पीक आनी थी, जो सन 2000 में पीक हमने अचीव कर ली है अपने फॉसिल फ्यूल को यूज करने की. Now we are in the decline. We are in the decline. However, because in the past few years हमने धीरे धीरे ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी निकाले, तो अब जो पीक है is happening right now. 2026 till 30 is when the new peak is there. तो अभी हम लोग पीक पे बैठे हुए हैं. अब इसके बाद जो भी है वो डाउन साइड में. So it's not only about रिजॉर्टिंग एंड मूविंग टू ग्रीन एनर्जी. हमें ज़रूरत भी है बिकॉज हमारे पास में जो फॉसिल फ्यूल्स का स्टॉक था वो अब डिप्लीशन की ओर पे जा रहा है, राइट. और उसका एक्सकेवेशन साल दर साल और महंगा होता जा रहा है बिकॉज हमें और डिग करना है, डीप डिग करना है ताकि हमें और क्वांटिटी मिले, राइट. ईवीज की जहाँ तक बात आई तो अभी अब कोल लॉबी भी है, तो वो चाहेगी कि जब तक हमारे पास में कोल फॉसिल फ्यूल है वो ह्यूबर्ट पीक के अनुसार हम उसको कोल को यूज़ करें. कोल इंडिया जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, सिर्फ इंडिया का नहीं, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है. अगर हम सोलर की बात करते हैं, आपने सही कहा कि अब कॉस्ट जो है 90% घट चुकी है, बट द सेम टाइम जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थे वो भी बहुत कम हो गए हैं. तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज और डिस्कॉम्स हैं उनको ये प्रॉफिटेबल बिजनेस लगता ही नहीं है बिकॉज अभी कई सालों से, फाइनेंशियल ईयर से वो लॉसेस में जा रही हैं. True. सो वील हैव टू सी विच इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड. हम कैसे कर सकते हैं? एंड द आंसर लाइज इन आवर डिस्कशन कि जितनी ज़्यादा हम डिसेंट्रलाइज ग्रिड्स में जाएंगे, डिसेंट्रलाइज लोकलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन में जाएंगे, उतना ज़्यादा हम एनर्जी इंडिपेंडेंट और एनर्जी सफिशिएंसी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे. बट जो फार्म्स हम सोलर के स्पेशली देख रहे हैं वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड फार्म्स हैं आज की डेट में. इफ वी टॉक अबाउट बिग MNCs, टाटा, बिरला, अंडानी, दे ऑल आर द बिग प्लेयर्स आर देयर. ऐसे में डिसेंट्रलाइज करने में भी प्रॉब्लम्स होंगे? हाँ, होगी. बट अगेन मैं जो डिसेंट्रलाइज की फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जनरेशन नहीं करेंगे बिकॉज जैसे कि अगर हमने थोड़ी सी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन लगा ली, वो वहीं के से सपोज रेलवे सिग्नल को पावर करने में काम आएंगे. फॉर एग्जांपल आपने घराट का एग्जांपल दिया था कि छोटे छोटे विलेजेस को वो पावर कर रहे हैं. एंड एनी विच वेज वी नीड एनर्जी, राइट. तो अगर हमारे पास में कहीं सरप्लस एनर्जी आ रही है, इट्स वेलकम. जिसके पास 2040 तक सबसे चीप और क्लीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही राज करेगा, ईदर इन जॉब्स और AI. हम AI की बात कर रहे हैं बट हम ये नहीं देखते हैं कि AI एक सिंपल चैट GPT की जो क्वेरी हम डाल रहे हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है विद अ नॉर्मल गूगल सर्च. तो अभी तक फॉर द पास्ट 20 years जो इंटरनेट जो डेटा सेंटर्स कंज्यूम कर रहा था वो मोरलेस एक ही लेवल पे था, वो बड़ा नहीं था बिकॉज हमने एफिशिएंट मीन्स पे हम आए. तो बट विद द एडवेंट ऑफ दिस जनरेटिव AI हमारा जो पावर नीड है वो बढ़ गया है. डेटा सेंटर्स और बढ़ गए हैं. कुछ डेटा सेंटर्स तो इंडिया में एस्टैब्लिश होने वाले हैं विच वुड नीड मोर पावर एंड कूलिंग to keep them running. Good news भी है. What is the good news? India has replaced Brazil in 2025 to be at the number 3 position in renewable energy generation. But we are also the third largest nation of energy consumption. Energy consumption as well. तो हमें तो और ज़रूरत है आगे बढ़ने की. So I think जो मिशन है 2030 का and then. But 2030 तक बहुत सारी बैटरीज भी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी. Yes. तो हमारे पास तो प्रॉपर डिस्पोजिशन का कोई तरीका ही नहीं है. अभी जो हमारे पास, हम तो बेसिक वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट में ही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये बैटरी के जो इश्यूज अभी आने वाले हैं 2030 तक ये एस्टिमेट है. Yes.
क्या सिनेरियो होगा? वेस्ट इज अ प्रॉब्लम, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज उसका मिटिगेशन का, उसको हम कैसे दोबारा से हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी तक क्लियर नहीं, ना ही कोई पॉलिसीज उसके ऊपर है। ईवीज की अगर हम बात करें, वो तब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं होंगी जब तक कि हम ग्रिड को क्लीन नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिड को क्लीन करेंगे? ग्रिड जो है जहाँ पे एनर्जी आ रही है, दैट इज कमिंग मोस्टली एज ऑफ नाउ 50%, 40% की बात करिए, वो फॉसिल फ्यूल से ही आ रही है। तो अगर हम ईवी को चार्ज करने के लिए वही जनरेशन यूज कर रहे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, हम सिर्फ ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ईवीज आर स्टिल क्लीनर एंड आई वुड स्टिल गो वाउच फॉर ईवीज, बट हमें ग्रिड को क्लीन करने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लिथियम स्टोर्स की बात करना चाहूंगी। अभी जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन्स का एक लिथियम स्पॉट पकड़ा गया है। दैट इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर अस, रियली? बिकॉज हम लोग 100% डिपेंडेंट हैं ऑन ऑल आवर इंपोर्ट्स, लिथियम, कोबाल्ट, निकल। तो अगर वो हो जाता है ऑन चाइना, ऑन इंडोनेशिया, ऑन ऑस्ट्रेलिया, ऑन कॉन्गो विच इज अगेन अ वेरी वॉर प्रोन नेशन, डिस्टर्ब्ड एरिया, बट हम कभी भी यहाँ पर हम एथिक्स की बात नहीं करते हैं। वही जो हम माइनिंग कर रहे हैं, बैटरी के कंपोनेंट्स और जो हम यूज कर रहे हैं, वो सारे हम एक्सट्रैक्ट और माइन कर रहे हैं इन दोज माइंस विच हैव वेरी बैड कंडीशंस टू वर्क इन, और वहाँ पे अंडर एज बच्चे सारी माइनिंग कर रहे हैं, राइट? और ऑफ कोर्स माइनिंग करने जो इक्विपमेंट्स हैं वो रन हो रहे हैं ऑलरेडी डीजल से या ऑयल से या व्हाटएवर जनरेशन से। तो हम कहने को तो ग्रीन एनर्जी, ऑन द फेस ऑफ इट ग्रीन एनर्जी है, बट उसके पीछे चाइल्ड लेबर छुपा हुआ है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन छुपा हुआ है, टॉकिंग अबाउट इट। हम बात करते हैं नेट जीरो 2070 की। क्या ये मतलब अचीवेबल है? नेट जीरो अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, इट्स अ फार फेच्ड ड्रीम। हमें तो ये सपना दिखाया जा रहा है। देखो, मुझे ना लेबल कर दिया जाएगा एज अ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, बट नेट ज़ीरो एक ख्याली पुलाव है। बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं कि हम नेट ज़ीरो की तरफ मूव कर सकते हैं, बट नेट ज़ीरो इज़ अ डिफरेंट टर्म। ऑल्दो हम आजकल काफ़ी बड़ा एक टर्म है सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी को हम यूज़ कर रहे हैं इन टेक्निकल टर्म्स, और हमने इंजीनियरिंग में डिग्री बना दी है, बीटेक इन सस्टेनेबिलिटी, बट एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी इज़ अ फाइनेंशियल टर्म। It has been extrapolated to be used in energy generation and finance and and other things. क्या हम एनर्जी सिक्योर बन सकते हैं in coming future? Again, the answer lies in small pockets of decentralized, localized energy generation. So self sufficiency वहाँ पर आएगी, तो हम जो largely जो हम power generate कर रहे हैं, that we can use in other for other means. रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आम आदमी को क्या गलत पता है? गलत तो ज़्यादा नहीं पता है, बट हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा एज अ प्योर गॉडलीनेस का फॉर्म दिया गया है। ग्लोरीफाइड है एंड राइटली सो, बट क्योंकि मैं भी खुद स्ट्रीम से आता तो मैं उसकी बुराई ज़्यादा नहीं करूँगा। बट हाँ, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। वेस्ट की हमने बात करी, लार्जली हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात ना करें, हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन की बात करें, तो उसके अपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं और वो बहुत टॉक्सिसिटी की तरफ में ले जा सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट। दूसरे, सपना दिखाया गया, हमने पहले बात करी, हमने ग्रीन वॉशिंग टर्म की बात करी है कि उसको जो दिखाया गया है वो वैसा प्योर नहीं होता है। देयर आर अदर डार्कर एस्पेक्ट्स टू एज वेल, जो कि हमने बात करी इन टर्म्स ऑफ बैटरी, इन टर्म्स ऑफ जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, माइंस हो रही हैं, हमने उसकी बात करी। तो वो सारी चीज़ें हैं। दूसरे, हमने कार्बन डेट की बात करी कि जो सोलर पैनल्स हमारे पास में ऑलरेडी आ रहे हैं वो ऑलरेडी कार्बन डेट में आ रहे हैं। तो अगेन द आंसर लाइज इन, जब तक कि हम अपनी ग्रिड को क्लीन नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें टू एन एक्सटेंट फार से। कार्बन क्रेडिट पे भी आना चाहूँगी। कार्बन डेट की आप बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट फ्यूचर में लोग कहते हैं कि बहुत ही करेंसी एक्सचेंज जैसा हो जाएगा। यस। तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे हमें कार्बन क्रेडिट्स पे काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज हम तभी आगे एज अ रिच नेशन हम कहलाएंगे कि वी आर रिच नेशन, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि बाय 2040 और 50 जिसके पास में सबसे ज़्यादा चीप और क्लीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही रूल करेगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर
मेरे पास सोलर ग्रिड हो सकता है, मैं अपनी खुद की एनर्जी जनरेट कर रही हूँ, या किसी भी तरह से मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से या अपनी एनर्जी सफिशिएंट हूँ, देन आई कैन हैव मोर क्रेडिट्स एज अ नेशन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। और इंडिविजुअल लेवल, यस, बिकॉज हम लोग हर चीज को फाइनली मेजर करते हैं कि फाइनली आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। सो हम जब कह रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात करें, इसका मतलब जितना भी हम फॉसिल फ्यूल विच इज अगेन नथिंग बट कार्बन, हम इसका जितना भी यूज कम करेंगे तो हम अपना पर्सनल लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे। और कार्बन क्रेडिट इंक्रीज कैसे करेंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास पानी है, जिसके पास जंगल है, जिसके पास सोलर एनर्जी है, उनके कार्बन क्रेडिट हाई है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कुछ हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा मशीनरीज का इक्विपमेंट का यूज़ करना था, मशीनरी का यूज़ करना था और कंस्ट्रक्शन करना था। उसके लिए उनको पावर चाहिए थी, तो उसके लिए उनको उतना ही फॉसिल फ्यूल बर्न करना था। तो उन्होंने क्या किया, इन वन ऑफ दीज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस तब ये कार्बन क्रेडिट्स की बात आई कि वो नेशंस जो कि इतना ज़्यादा कार्बन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनका कार्बन कम है, वो उनसे उतना कार्बन इन सम फॉर्म खरीद सकते हैं, सो दैट जो टोटल आउटपुट है कार्बन का वो उतना ही रहे, बैलेंस रहे। But exchange of credit is just a financial transaction on the face of it. Ideally again as to say कि जितना हम टॉक्सिक आउटपुट कम कर सकें उतना ज़्यादा हमारा काम अच्छा होगा, जितना हम फॉसिल फ्यूल कम यूज कर सकें हमारा कार्बन फुटप्रिंट अच्छा होगा। I think now it's time for rapid fire. Okay. I'm going to ask you a few questions. Solar or nuclear? What is India's future? सोलर। What is 2030 target? ये अचीव करेगा इंडिया या फिर मुश्किल है? कर लेगा, विद अलॉन्ग विद अदर रिन्यूएबल एनर्जी मैकेनिज्म्स कर लेगा। एलन मस्क और बिल गेट्स एनर्जी फ्यूचर के लिए हु इज द राइट चॉइस? एलन मस्क। ग्रीन हाइड्रोजन गेम चेंज्ड और ओवरहाइप्ड? इट्स अ गेम चेंजर। कोल प्लांट्स ये 2030 तक बंद होने चाहिए या फिर नहीं, बंद नहीं होने चाहिए, बिकॉज अभी हमें रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से 100% डिपेंडेंसी आने में टाइम है। इंडिया का सबसे अंडर यूटिलाइज एनर्जी सोर्स क्या है? दो आंसर्स हैं इसमें, बिकॉज अगर हम लोकलाइज की बात करें तो लोकलाइज्ड एनर्जी के रूप में विंड है जो कि लार्जली अनटैप्ड है। सेकेंड आंसर वाज मिनी एंड माइक्रो हाइड्रो पावर। चाइना से चीप सोलर पैनल खरीदना स्मार्ट और स्टूपिड? Till the time that we don't become energy sufficient, I think it's a smart move. एक इंडियन सिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी में एक मॉडल बन सकती है इंडिया के लिए? Give it, rather than just one city, I would give it to the areas, the coastal areas when we have huge wind turbines, because again it's one of the cleanest forms of energy that we have with minimum disturbance to the environment. What is that one thing जो कि इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन में होल्ड बैक कर रही है? Politics. What is your one advice to India's energy minister? Am I capable to give that advice? Yes. Okay, I'll try. That we'll have to be more focused on a decentralized grid system, decentralized power system. तो उसके लिए अगर आप incentivize कर सकें, those incentives have to be there. आई थिंक बहुत जल्दी ऐसा टाइम आए जब हम एनर्जी के लिए खुद पे डिपेंडेंट रहें और आत्मनिर्भर भारत जो हम सपना देखते हैं वो हमारा अचीव हो जाए, और साथ साथ वेस्ट के लिए हमारे पास एक वाकई में सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। मिटिगेशन प्लान। या एग्जैक्टली। सो ये प्लान्स होंगे तो शायद हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ जाएंगे, एंड कार्बन क्रेडिट पे भी हमें फोकस करना चाहिए। आई होप आवर ऑडियंस हैज अ लॉट ऑफ टेक अवेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर गिविंग योर Thank you so much. It was a wonderful interaction. Same here, likewise.